वेलकम टू चैनल ऑफ रचित क्लासेस। आज हम बात करेंगे एक नया टॉपिक लेके, जिसे कहते हैं हम स्कोप ऑफ सप्लाई अंडर द जीएसटी सेक्शन 7। तो क्या स्कोप है जीएसटी के अंदर सप्लाई का? तो यहाँ पे सी जीएसटी एक्ट के अंदर जो सप्लाई का मतलब बता रखा है, तो हम बहुत शॉर्ट में एक यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जीएसटी का सबसे पहला मतलब होता है, यानी कि सप्लाई का मतलब होता है कि ऑल द फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस or both such as a sale, transfer, barter, exchange, license, rental, lease, disposal made or agreed to be made for the consideration। यानी आप बार्टर कर रहे हो यानी एक्सचेंज कर रहे हो, लाइसेंस पे ले रहे हो, लीज पे आप डिस्पोज यानी लीज करने के बाद उसको डिस्पोज भी कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, सेल कर रहे हो, ये सारी चीज अगर आप प्रेजेंटली कर रहे हो, दैट इज एग्री टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन और बाय अ पर्सन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, वो बिजनेस कर रहा है, तो ऐसे केसेस के अंदर हम उसे जीएसटी कंसिडर करेंगे। ओके, सीजीएसटी में सप्लाई कंसिडर करेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है कि अगर आप फॉरेन से सर्विस इंपोर्ट कर रहे हो, दैट इज इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर द कंसिडरेशन वेदर और नॉट फॉर द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। आप उससे आगे बिजनेस कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो, लेकिन आप फॉरेन से सर्विस इंपोर्ट कर रहे हो, तो उसे भी यहाँ पे सप्लाई के अंदर कंसिडर कर लिया जाता है। एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल 1, जो शेड्यूल 1 के अंदर है, मेड और एग्री टू बी मेड विदाउट कंसिडरेशन, यानी विदाउट कंसिडरेशन एग्रीमेंट भी होता है, तो भी हम उसको सप्लाई कंसिडर करेंगे। Any activities to be treated as supply for the goods and supply of services referred in Schedule 2। Schedule 2 के अंदर जो बताया गया है, जो सर्विसेज के बारे में बात किया गया है, तो ऐसी एक्टिविटीज जो है उसे भी हम सप्लाई के अंदर कंसिडर करेंगे। इसके सिवा जो है कि नॉटविथस्टैंडिंग द एनीथिंग कंसिडर सब सेक्शन 1, जो सब सेक्शन 1 के अंदर जो मेंशन किया गया, ऐसी चीजें को यहाँ पे कंसिडर नहीं किया रहेगा, जैसे कि एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3। यानी कि शेड्यूल 3 यानी जो गवर्नमेंट जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ये जो होती है उसे हम शेड्यूल 3 में लिखते हैं, वो चीज है। या फिर एनी सच एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन अंडरटेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटीज फॉर विच दे आर टू बी एंगेज इन द पब्लिक अथॉरिटीज, यानी पब्लिक अथॉरिटीज में काम कर रही है। एंड शेल ट्रीट एज नाइदर सप्लाई नॉर गुड्स, उसे हम सप्लाई भी नहीं कहेंगे या फिर उसे सप्लाई ऑफ गुड्स भी नहीं कहेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस भी नहीं कहेंगे। So subject to provisions of the subsection 1 and 2, the government may, on the recommendations of the council, यानी जो जीएसटी काउंसिल उसके रिकमेंडेशन से स्पेसिफाई कर सकती है बाय नोटिफिकेशन, दैट द ट्रांजेक्शन आर टू बी ट्रीटेड एज, कि उसे सप्लाई करना है और सर्विस नहीं करना है, और सर्विस कंसिडर करना है और गुड्स कंसिडर नहीं करना है, तो ऐसा भी कर सकते हैं। नोटिफिकेशन देके गवर्नमेंट इसमें चेंजेस कर सकती है, उसके पास पावर्स है। तो एक हम यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे कि सप्लाईज फॉर कंसिडरेशन, उसके अंदर आपको पेमेंट दिया रहता है। तो सप्लाई फॉर कंसिडरेशन किसे होता है, उसमें पार्ट 1 में लिखा है, एक तो होता है सेल, जब आप कोई गुड्स बेच रहे हो तो बदले में आपको पैसा मिलेगा। तो एनी सेल ऑफ द गुड्स और सर्विस विच ब्रॉडली रिजल्ट्स इनटू द ट्रांसफर ऑफ द टाइटल इन केस ऑफ गुड्स। आप अपना टाइटल ऑफ ट्रांसफर के मतलब कि आप अपने नाम पे जो गुड्स है वो आप किसी और के नाम पे कर रहे हो, इट्स एन ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन केस ऑफ गुड्स, और ट्रांसफर ऑफ द राइट टू यूज इन द केस ऑफ सर्विस। यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, राइट टू यूज यानी कोई भी सर्विस आप उसको यूज करने का आपको राइट मिल जाता है, तो उसे भी हम सेल ऑफ सर्विस कहेंगे। दूसरा होता है ट्रांसफर। तो ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, दैट इज एनी ब्रांचेस शो द ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ सप्लाई टू द एंड आर टैक्सेबल, यानी एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में अगर गुड्स भेजा जाता है तो इट्स कॉल्ड ट्रांसफर। इसी तरह से बार्टर किसे कहेंगे, तो व्हेन द कंसिडरेशन इज पेड थ्रू द गुड्स इंस्टेड ऑफ मनी फॉर एक्सचेंज। एग्जाम्पल, seller has to supply the goods and the buyer supply the goods to the extended the payment, यानी extent of payment, यानी गवर्नमेंट के बार्टर हो जाता है कि आप गुड्स दे रहे हो, बदले में पैसा दे रहे हो। और व्हेन द वन प्रोडक्ट इज एक्सचेंज विद अनदर प्रोडक्ट, यानी आप फर्नीचर ले रहे हो, सामने उसके सामने आप गुड्स सप्लाई कर रहे हो, यानी कोई कह सकते हैं कि एसेंशियल प्रोडक्ट आप उसको सामने दे रहे हो, तो उसे भी बार्टर कंसिडर कर सकते हैं। इसी में आगे दिखा रहा है लाइसेंस किसे कहते हैं, तो एनी ग्रांट ऑफ द लाइसेंस टू यूज द फॉर्म ऑफ द पार्ट ऑफ सप्लाई, यानी किसी के बंदे के पास लाइसेंस है, उसका ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लेके आप क्या कर सकते हो, उसकी प्रोडक्ट यूज कर सकते हो, उसकी सर्विसेज यूज कर सकते हो। तो इट्स एन
ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन पे के आप काम करवा सकते हो, इट्स लाइसेंस, तो आपको उसका लाइसेंस मिल सकता है। रेंटर किसे कहते हैं? दैट्स रेंटिंग ऑफ द प्रॉपर्टी और फुल्ली और पार्शियली फॉर द सप्लाई ऑफ जीएसटी। यानी आप किसी की जो प्रॉपर्टी है उसको रेंट पे 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन के लिए ले सकते हो, और उसके बदले में आपको उसको रेंट पे करना होता है, तो वो भी जीएसटी के अंदर, सप्लाई के अंदर आता है। लीज किसे होता है कि आप लंबे अरसे तक अगर किसी बंदे से वो प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हो, यानी लेते हो 5 साल 10 साल या 2-3 साल के लिए, तो देर इज रेंटिंग आउट ऑफ द बिल्डिंग और प्रॉपर्टी ऑन अ लीज, वो सप्लाई अंडर द जीएसटी, उसको भी जीएसटी के अंदर सप्लाई में कंसिडर किया जाता है। इसी तरह से डिस्पोज ऑफ द बिजनेस असेट्स फ्रॉम द पार्ट ऑफ सप्लाई, वो भी बिजनेस पार्ट ऑफ सप्लाई के अंदर कंसिडर किया जाता है। So under the GST, that the specification inclusion has been made for importance of the services. किस तरह से आपको सर्विसेज किस तरह से कंसिडर की जाती है वो मेंशन किया गया है। फॉर द कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, आप सर्विस ले रहे हो या गुड्स ले रहे हो और उसका यूज आप अपने बिजनेस आगे चलाने के लिए कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। दैट इज इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विस, अगर आप सर्विस इंपोर्ट कर रहे हो बाय द टैक्सेबल पर्सन और फ्रॉम द रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम द एनी ऑफ हिज एस्टैब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया, यानी भारत के बाहर से आप कोई बिजनेस मैन से खरीद रहे हो या फिर आपका कोई रिलेटिव है उससे खरीद रहे हो in the course of furtherance of business. This implies a service imported without consideration from the related person situated outside India. यानी कोई related person से आप फॉरेन से सर्विस मंगवा रहे हो, ओके, तो उस सब्जेक्ट टू लिवी ऑफ जीएसटी, आपको उसके ऊपर जीएसटी पे करना पड़ेगा, भले ही वो आपका रिलेटिव पर्सन हो, फिर भी दैट इज रिलेटेड पर्सन हो तो भी। आपने विदाउट कंसिडरेशन भी वहां से मंगवाया है तो भी आपको उसके ऊपर जीएसटी पे करना पड़ेगा, ओनली इफ इट इज इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अगर आप वो चीज इंडिया में आगे बेच रहे हो, आप उसका बिजनेस कर रहे हो तभी। अगर सेल्फ कंजम्पशन के लिए है तो जीएसटी वहां पे नहीं लगता। आगे देखा जाता है तो पार्ट 2 दैट इज सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन। यहाँ पे मेंशन किया है सेक्शन 7(1)(c) दैट्स रीड विद द शेड्यूल ऑफ द सेंट्रल जीएसटी एक्ट 2017, specific services which are made or agree to be made without a consideration. यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं दिया जाता है, उसके बदले में उसकी कीमत नहीं चुकाई जाती। Thus the following transaction will be subject to GST. भले ही यहाँ पे आप उसका पेमेंट नहीं कर रहे हो, यानी कोई गुड्स या सर्विस ले रहे हो, सामने पेमेंट नहीं कर रहे हो, इवन इफ देयर इज नो कंसिडरेशन, तो भी यहाँ पे जीएसटी लगेगा। ऐसी कौन कौन सी है? तो एक होता है परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोज ऑफ बिजनेस असेट्स विदाउट इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल इन द केस of event if sell or transfer of the business assets, whether input tax credit has been availed, the transaction shall be treated as supply. यानी आप परमानेंटली कोई असेट्स ट्रांसफर कर रहे हो, उसके ऊपर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिला है या नहीं मिला है, इवन दैट इज इवेंट इट सेल और द ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट्स, ओके, वेदर इनपुट टैक्स हैज बीन अवेल, द ट्रांजेक्शन शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई, वो सप्लाई कंसिडर किया रहेगा, इवन व्हेन these are the cleared or the transfer without consideration. आपके पास उसको बेच दिया जाता है, आपकी ओनरशिप मिल जाती है आपको, लेकिन आप एक भी पैसा नहीं पे कर रहे हो, फिर भी आपको जीएसटी उसके ऊपर लायबल होगा, दैट इज एंड द बिजनेस इज लायबल टू पे जीएसटी। दूसरा जो होता है दैट इज सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ बिटवीन द रिलेटेड पर्सन, यानी दो रिलेटेड पर्सन है उनके बीच में थोड़ा बहुत बार्टर होता है या फिर एक्सचेंज होता है बिटवीन द डिस्टिंक्ट पर्सन when made in the course or furtherance of business। जो चीज आपको ऐसे मिल जाती है और आप उसका बिजनेस कर रहे हो, आपको फ्री में मिला है लेकिन आप उसको बिजनेस कर रहे हो, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, एज पर द जीएसटी लॉ द पर्सन हु हैज ऑब्टेन्ड द डिफरेंट रजिस्ट्रेशन अंडर द जीएसटी विल बी ट्रीटेड एज डिफरेंट पर्सन। इस तरह से जैसे कि मेरी एक ब्रांच है जिसकी नाम है एक्स और दूसरी मेरी ब्रांच जो है उसका नाम है वाई, तो एक्स ब्रांच वाई ब्रांच को अगर कोई देती है विदाउट कंसिडरेशन, क्योंकि दोनों जीएसटी लॉ के हिसाब से दोनों क्या हो जाते हैं, डिस्टिंक्ट पर्सन, और ऐसे डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में अगर एक्स फॉर्म मेरी वाई फॉर्म को दे रही है विदाउट कंसिडरेशन, तो भी मुझे गवर्नमेंट को जीएसटी पे करना पड़ेगा, रिस्पेक्टिव वेदर द सच एस्टैब्लिशमेंट इज अनदर स्टेट इज रजिस्टर्ड और नॉट अंडर द जीएसटी। दूसरी फॉर्म रजिस्टर्ड है या नहीं भी है और अदर स्टेट में है, वहां पे उसे रजिस्ट्रेशन करवाया है नहीं भी करवाया है, फिर भी वहां से आपको मिला है विदाउट कंसिडरेशन, तो आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। Moreover, as regard to the transaction between the related persons who cover the situation of the branches and the stock transfer,
ओके, या ब्रांचेस में ट्रांसफर करते एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पे, या फिर एक जगह से दूसरी जगह पे स्टॉक ट्रांसफर करते एक गोडाउन में से दूसरे गोडाउन में, या हेड ऑफिस से गोडाउन में, तो उसे भी आप यहाँ पे जीएसटी में कंसिडर कर पाओगे। द रिलेटेड पर्सन का मतलब कैसा हो गया, जैसे कि यहाँ पे समझ लो कि एक इलस्ट्रेशन दिया है कि XYZ लिमिटेड जो है उसमें मिस्टर बी है, वो डायरेक्टर है, और XY लिमिटेड का ओनर है मिस्टर ए, है ना। और PQR लिमिटेड जो है उसके अंदर ए मिस्टर ए है, वो डायरेक्टर है, और बी उसका ओनर है। समझ में आ रहा है कि जैसे हस्बैंड वाइफ है, इसमें एक कंपनी ऐसी है जिसमें हस्बैंड ओनर है और उसकी वाइफ वहां पे डायरेक्टर है, और एक दूसरी फर्म है जहाँ पे वाइफ ओनर है और उसका हस्बैंड वहां पे डायरेक्टर है, तो दे आर द रिलेटेड पर्सन। ओके, इस तरह से आप रिलेटेड पर्सन विदाउट कंसिडरेशन होता है, फिर भी आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। Any person who is having 25% or more share and voting rights than this person is relative person. Normally related persons किस तरह से कह सकते हैं कि अगर रिलेशंस नहीं है फिर भी वो रिलेटेड पर्सन्स किस तरह से हो जाएंगे, है ना। तो उसे 25% से ज्यादा उसके पास कोई भी फॉर्म के शेयर्स हो और वोटिंग राइट्स हो, कंपनी हो तो वोटिंग राइट्स भी होता है, तो उसे रिलेटेड पर्सन कहा जाएगा। एट द सेल ऑफ बिल्डिंग बिफोर द कंप्लीशन ऑफ सर्टिफिकेट, है ना। यहाँ पे एक मेंशन किया कि भी उसने बिल्डिंग कंप्लीट होने से पहले आपने अपनी बिल्डिंग के पास जो थी वो आपने बेच दी, that is a supply. But if the sell after the completion of certificate, then not to pay the GST because it is not supply. जैसे कि मैंने एक जमीन खरीद जहाँ पे एक साइट चल रही थी, वहां पे मैंने 15 लाख 20 लाख रुपए लेके एक फ्लैट बुक करवा दिया, है ना। उसकी टोटल वैल्यू थी 25 लैक्स, मैंने 5 लाख रुपए दे के बुकिंग करवा दिया, बुकिंग अमाउंट दे के। अब उससे बोला था कि भी आपको 2 साल के अंदर पोजीशन मिल जाएगा। अब 1 साल होते होते उसकी वैल्यूज बढ़ गई, वो मार्केट में आ गई जगह, और वो जो मैंने 15 लाख 20 लाख की मेरी प्रॉपर्टी थी, उसकी मार्केट वैल्यू हो गई 50 लैक्स। अगर अभी वो बिल्डिंग रेडी नहीं हुआ, मेरा घर वहां पे रेडी नहीं हुआ, और उससे पहले ही मैं उसको बेच रहा हूँ, दैट इज अ कंप्लीशन ऑफ सर्टिफिकेट नहीं मिला, उससे पहले मैं उसको बेच रहा हूँ कि मैंने 5 लाख पे किया था और 15 लाख की प्रॉपर्टी थी, अभी 1 साल के अंदर उसका मुझे 25 लाख रुपए मिल रहे, तो मैंने बेच दिया। तो ऐसे केसेस में विदाउट कंप्लीशन ऑफ सर्टिफिकेट, अभी साइट कंप्लीट नहीं हुई, तो उसे हम जीएसटी के अंदर कंसिडर कर सकते हैं और उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। लेकिन एक बार वो घर कंप्लीट हो गया, वो फिर 25 लाख की प्रॉपर्टी में 50 लाख में भी बेच दूं, तो कंप्लीशन ऑफ सर्टिफिकेट आ जाने के बाद वो जीएसटी से बाहर हो जाता है, बिकॉज इट्स नॉट सप्लाई। एक एग्जांपल यहाँ पे मेंशन किया रखा है, मिस्टर ए बाय अ टेबल फॉर ₹10,000 for his personal use and he sell it off after the 10 months of use to the dealer, यानी डीलर ने उसको 10 महीने यूज करने के बाद उसको बेच दिया। दिस इज नॉट अ कंसिडरेशन एज अ सप्लाई अंडर द CGST, एज दिस इज नॉट डन बाय मिस्टर ए फॉर द फॉरदरेंस ऑफ बिजनेस। वो अपने बिजनेस चलाने के लिए उसका यूज नहीं कर रहे, तो इसीलिए उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। मिसेस बी प्रोवाइड्स अ फ्री कोचिंग टू द नेबरिंग स्टूडेंट्स, यानी नजदीक में जो स्टूडेंट्स रहते हैं उसको फ्री में पढ़ाते थे, एज एज हॉबी, उनकी हॉबी थी पढ़ाना। दिस इज नॉट कंसिडर एज अ सप्लाई, एज दिस एक्ट इज नॉट परफॉर्म फॉर द कंसिडरेशन, है ना। यहाँ पे सप्लाई के बदले में पैसे नहीं ले रहे, तो उसे भी हम कंसिडर नहीं करेंगे। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन ऑफ द टाइप्स ऑफ सप्लाई में मेंशन किया, तो दो तरह का होता है। देर आर द फ्यू सप्लाईज विच कैन बी मेड टुगेदर ऑफ द टू और मोर आइटम्स, एक से ज्यादा आइटम्स एक साथ बिकती है, तो सच सप्लाईज आर द फर्दर क्लासिफाइड इनटू कॉम्पोसाइट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई। तो कॉम्पोसाइट सप्लाई किसे कहते हैं? तो कॉम्पोसाइट सप्लाई का मतलब है दैट इज सप्लाई कंपेयरिंग द टू और मोर गुड्स एंड सर्विसेज विच आर नेसेसरीली अप्लाइड इन द कंजक्शन विद ईच अदर, यानी दोनों चीज एक साथ में बेच सकते हो, दोनों को सेपरेटली आप नहीं बेच सकते हो, तो ऐसे केसेस के अंदर वो दोनों कॉम्पोजिट सप्लाई में आते हैं। यहाँ पे मेंशन किया है विद द ईच अदर एज पर द फ्रीक्वेंट बिजनेस प्रैक्टिस फॉलोड इन दिस एरिया। इन अदर वर्ड्स दिस आइटम कैन नॉट बी सप्लाइड इंडिविजुअली। जैसे कि आप मार्केट में से कोल्ड ड्रिंक्स परचेज कर रहे हो, तो कोल्ड ड्रिंक्स और उसके साथ जो बॉटल है वो बॉटल साथ में मिलता है, तो इसका मतलब आप अकेली बॉटल या अकेली कोल्ड ड्रिंक्स नहीं परचेज कर सकते। इट मीन्स आपको जब बॉटल के अंदर कोल्ड ड्रिंक्स दिया जाता है तो आपको दोनों ही परचेज करना पड़ेगा। इट्स अ कॉम्पोजिट सप्लाई।
and there is the principal supply and the secondary supply in the whole transaction. So in such cases, the tax rate on the principal supply will be applied on the entire supply. यानी आपके पास से ड्रिंक के पैसे लिए जाएंगे, नहीं कि बोतल के पैसे आपके पास से लिए जाएंगे, और उसके ऊपर जीएसटी भी नहीं लगेगा। ओके, वो आपका जो मेन प्रोडक्ट है इसके अंदर, जैसे कि आपका मेन प्रोडक्ट है आपका कोल्ड ड्रिंक्स, तो कोल्ड ड्रिंक्स की प्राइस के ऊपर जीएसटी लगेगा, नहीं कि बॉटल की प्राइस उसमें कंसिडर भी होगी और उसके ऊपर कोई जीएसटी भी नहीं अलग से लगेगा। जैसे कि यहाँ पे है कि बाइंग अ ड्राई फ्रूट्स ऑफ द गिफ्ट बॉक्स फॉर दिवाली, इट इंडिकेट द ड्राई फ्रूट, अ बॉक्स एंड द वेपर। ये तीनों चीज मिलती है। द बॉक्स एंड वेपर्स कैन नॉट बी सोल्ड इंडिविजुअली, ये अलग से नहीं बिक सकते विदाउट द मेन कंटेंट्स ऑफ द ड्राई फ्रूट्स विच इज ड्राई फ्रूट्स। दिस इज अ कॉम्पोजिट सप्लाई। और ऐसे केसेस में आपके पास से ड्राई फ्रूट के पैसे लिए जाएंगे, बॉक्स के उसका रैपर के आपको पैसे नहीं देने होते, और जीएसटी भी जब लगेगा तो ड्राई फ्रूट की जो वैल्यू है उसके ऊपर लगेगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि विदाउट कंसिडरेशन में क्या होता है। फिर ये कॉम्पोजिट सप्लाई के बाद आता है मिक्स सप्लाई, किसे कहते हैं। सो मिक्स सप्लाई इज अ सप्लाई comparing the two or more goods and service wherein the supplies are independent for the each other and are not necessarily required to be sold together। यानी ये दोनों चीज साथ में बेचना जरूरी नहीं है। अगर साथ में बेच रहे हो तो अच्छा लग रहा है या फिर बिक रहा है, उसका सेल बढ़ रहा है तो लोग साथ में बेच रहे हैं, लेकिन दोनों चीज इंडिविजुअल भी बेची जा सकती है, तो उसे हम कहेंगे मिक्स सप्लाई। एंड द फर्स्ट कंडीशन इज टू बी मेड फॉर द मिक्स सप्लाई इज दैट इट शुड नॉट बी कॉम्पोसाइट सप्लाई। यानी वो कॉम्पोसाइट सप्लाई नहीं होगा, ऐसी चीज अगर आप साथ में बेच रहे हो तो उसे मिक्स सप्लाई कंसिडर कर दिया जाएगा। इन सच केसेस द टैक्स रेट इज द हायर ऑफ द टू सप्लाई। यानी दो चीज बेच रहे हो तो उसमें जिसकी प्राइस ज्यादा है उसके ऊपर आपको जीएसटी लगेगा एंड विल बी एप्लीकेबल टू द एंटायर सप्लाई, और उसे एंटायर सप्लाई की तरह कंसिडर किया जाएगा। सो एग्जांपल ऑफ द बाइंग अ क्रिसमस पैकेज ऑफ द कंसिस्ट ऑफ केक, erected drinks, chocolates, Santa caps, and the other gift items. Each of these items can be sold separately. सब कुछ अलग अलग बेचा जा सकता है and are not dependent on the each other. This is a mixed supply. जैसे आप कोई भी होटल के अंदर जाते हो और बैंक्वेट बुक करवाते हो तो बैंक्वेट अलग से बुक करवा सकते हो, और आपका लंच डिनर की जो जो कैटरिंग फैसिलिटीज है उसको भी आप अलग से कर सकते हो। लेकिन आप वहां पे जाते हो और वो लोग कंबाइन में देते हैं कि अगर आप 25% या 50% से ज्यादा बुकिंग करवाते हो तो बैंक्वेट में चार्जेस ये रहेगा। तो आपके बैंक्वेट चार्जेस नहीं लिए जाते, जीएसटी लिया जाता है आपका फूड आइटम के ऊपर। ओके, बैंक्वेट उसके अंदर कम कीमत का होता है तो उसे कंसिडर नहीं किया जाता। लेकिन आप अकेला बैंक्वेट भी बेच सकते हो, अकेला सिर्फ रेस्टोरेंट में फूड भी बेच सकते हो, तो उसे हम मिक्स सप्लाई कंसिडर किया जा सकता है। तो इस तरह से कॉम्पोसाइट सप्लाई और मिक्स सप्लाई के बारे में आज हमने थोड़ा बहुत देखा, और अदर टाइप ऑफ सप्लाई जिसे विदाउट कंसिडरेशन, विद कंसिडरेशन भी कहता है। इसी तरह से और वीडियोस भी आते रहेंगे जीएसटी के, आप देखते रहिए और कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर किए ताकि एग्जाम में आप अच्छे से अच्छा इसमें परफॉर्म कर पाए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, और हमारे चैनल देखते रहिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करिए। हैव अ नाइस डे।